हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लासरूम। अरे सर फिर आ गए? हाँ, फिर से ही आऊंगा ही। जब तक सिलेबस नहीं खत्म होता तब तक मैं ही आता रहूंगा। कह रहे सर देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? कहता है वो लॉ जो डील करता है पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स के साथ। मतलब एक स्टेट अकेली नहीं होती सर, उसके साथ बड़े सारे उसके ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मेरे पास है ये हाथ, मुंह, आंखें। कह रहा है ऐसे ही स्टेट के भी बड़े सारे ऑर्गन्स होते हैं। मैंने कहा जैसे कि? कह रहे सर देखो, आपने पढ़ा है कि लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर है, चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव है, और उस लॉ को समझाने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन को सही करने के लिए हमारे पास वी हैव जुडिशियरी। कह रहा हाँ सर। क्या तो सर एग्जैक्टली इसी तरीके से एक स्टेट के पास दुनिया जहान के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, दुनिया जहान के एक ऑर्गन्स होते हैं एक स्टेट के पास। कह रहा सर देखो, तो अब क्या हुआ, एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे, उन्होंने कहा सर ऐसा होना चाहिए कि कोई एक ऐसा लॉ भी बनाना चाहिए जो हमारे को ये बताए कि क्या पावर्स हैं, क्या प्रोसीजर्स रहने वाले हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। कह रहा है यार, इतना दुनिया जान के आपके ऑर्गन्स हैं, ये क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? कह रहा नहीं, इसके लिए भी लॉ बना। कह रहा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। कह रहा सर देखो, कोई भी एक अगर एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है किसी भी एक गवर्नमेंट की, किसी भी एक स्टेट की, तो वो है कि अल्टीमेटली है तो वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक मिनिस्ट्री है, या मैं आपको बोलूं जैसे एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो है क्या? है तो गवर्नमेंट ही। कह रहा हाँ सर बिल्कुल। कहता बट वो कोर्ट नहीं है और ना ही वो पार्लियामेंट है। कह रहा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से सर मेरा सिंपल सा मतलब है ऐसी चीज जो कोर्ट नहीं है। कोर्ट क्या है? जुडिशरी। और जो पार्लियामेंट भी नहीं है। कह रहा ओके, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। कह रहा सर एक और चीज है। कह रहा बड़े सारे पब्लिक ऑफिशियल्स बैठे होते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस को हैंडल करते हैं। ठीक है। और उनको रूल के बनाने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर देखो, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, एक सरकारी ऑफिस में चले जाओ। कह रहा अच्छा। कह रहा सर देखो, जिस तरीके से वहां पर पब्लिक ऑफिशियल बैठकर डील कर रहे होते हैं, उनको रूल मेकिंग नहीं पता। उनको उनके लिए तो रूल बन के आया ऊपर से और वो वैसे काम कर रहे हैं। हाँ सर। कह रहा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है यहाँ पर किस तरीके से हम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को बनाएंगे, वो चलाएंगे, उसको चलाने के लिए एक लॉ भी तो बनाएंगे। आप गाड़ी चलाते हो, उसके लिए लॉ है सर। गाड़ी के लिए हाँ बिल्कुल है, रेड लाइट जंप नहीं करूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा, हेलमेट लगाऊंगा, गाड़ी में हेलमेट लगाए, गाड़ी में हेलमेट लगाएगा। वाह वाह वाह, क्या बच्चे, क्या बच्चे। नहीं सर नहीं चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा सर आप public officials handling the business unrelated to adjudication of rule making is not an administrative। ठीक है, आई बात समझ? ओके, ठीक है। कह रहा सर देखो, सबसे पहली बात तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, इसकी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही एजेंसीज आती हैं जो प्योर एंड सिंपल है। ठीक है, किसी तरीके की एडजुडिकेटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शंस नहीं कर रही हैं सर। ठीक है, अब आप जो भी बता रहे हो मुद्दे की बात पे लेके चलो ना सर। ये तो सबने अलग अलग बता दिया, आपको मुद्दे की बात बताओ। अच्छा, मुद्दे की बात बताऊं क्या? देखो, इन्होंने कहा कि सर देखो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसके लिए एक अलग बंदा आया, उसने कहा मैं भी कुछ बताऊंगा, इतने सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, मैं भी थोड़ा बोलूंगा। ये था एक ब्रिटिश काउंसलर। इस ब्रिटिश काउंसलर स्कॉलर ने आके क्या बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब होता है वो वाला पोर्शन ऑफ लीगल सिस्टम विच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। कह रहा है एक आपका सिस्टम जो ये बताएगा स्टेट ऑफिशियल्स के लिए क्या लाइबिलिटी है, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनका स्टेटस है। कह रहा ओके। कह रहा सर इसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि अगर आप एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि आप और मैं, हम क्या से डील करेंगे पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, ओके। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है सर। अगर आप कहीं पे अपील फाइल करने जाते हो या कहीं पे केस फाइल करने जाते हो तो उसका एक तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, आपका सर मोबाइल फोन चोरी हो गया, एफआईआर कटवाओगे, लीगल है, बट क्या तरीका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है। कह रहा सर आपके राइट्स हैं, आपकी लाइबिलिटीज है, आपके घर में चोरी हो गई, अब बट प्रोसीजर बाय विच दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर इन्फोर्स, कहता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा है मैंने। आप फोन पे जा रहे थे, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक बार ना यार, काफी टाइम पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बाइक पे जा रहे थे, और मेरे को क्या हुआ, इतने में मैंने क्या देखा कि
जैसे हम लोग जा रहे हैं तो सड़क पे एक लड़की जा रही है फोन पे बात करते हुए, अब वो इस साइड से आ रही है और हम लोग भी इसी साइड पे जा रहे हैं, जैसे रास्ता होता है ना, इधर से लोग आ रहे हैं इधर से लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, वो सामने से आ रही है, सर आपने दूर से देख लिया? नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, ऐसे काम नहीं करता ना, गंदी बात। मैंने क्या देखा कि यार वो लड़की से फोन पे बात करती हुई जाती है, हेलो हेलो कर रही होगी ऐसे, इधर से बाइक वाला आया, उसने फोन छीना और वो भाग गया। वो लड़की ने एकदम ऐसा टर्न किया, उसको पहले तो समझ नहीं आया क्या हुआ, फिर उसने भागना शुरू किया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं जा रहा था अपनी मस्ती में आराम से। तो कह रही है कि अरे पकड़ो उसको पकड़ो उसको। मैंने कहा ये फिल्मी सीन चल रहा है ना, मैंने कहा तुमने कहा पकड़ो, मैं उसको पकड़ूंगा, उसको मार के लेके आऊंगा यहाँ पे, है ना, और वो पकड़ा जाएगा, जब मैं उसको पकड़ूंगा वो मेरे साथ तो उससे लड़ाई होगी ही नहीं, वो चाकू वाकू कुछ तो निकालेगा ही नहीं। मैं कहा है ना, मैं कहा मैं उसको पकड़ूंगा, उसके बाद मैं उसको पकड़ के लाऊंगा, मैं तुमको मोबाइल फोन दूंगा। ना फिल्म चल रही है ना, भाग गया पुलिस को फोन करो, मूवी चल रही है, उसके बाद बैकग्राउंड में गाना चलेगा। हाँ सर फिर प्यार हो जाएगा, फालतू की बातें छोड़ो, पढ़ो यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। कह रहा सर इसके बाद एक और, इसके बाद इसने एक और चीज बोली, कह रहा सर एक और एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। मैंने कहा वो क्या? कह रहा जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक ऑफिशियल्स। कह रहा आपके पास पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, आपके पास पुलिस, अगर आपको पता है अगर आपको पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देती है तो आपके पास एक राइट है, आपके पास एक ऑप्शन है। तो पता है? नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता। बहुत सारे तरीके ऐसे बहुत सारे तरीके गूगल पे अवेलेबल है आजकल, तो दुनिया ने वीडियो वो यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू कर दी है इन चीजों के ऊपर। अच्छा ठीक है सर, क्या एनीवेज सर आगे मुद्दे की बात पे लेके चलो ना। कह रहा सर देखो एक और बंदा आया, आइवरी इवॉर्ड जेनिंग्स, इसने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब है लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी बात है सर। कह रहे सर छोटी सी बात है, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसकी क्या पावर है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, ये सारा का सारा पता लगाना ही, ये सारा का सारा आई मीन आप कह सकते हो डिफाइन करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है सर, कुछ अलग नहीं है, सब यही है। चलो ठीक, ठीक, ओके। कह रहा सर ठीक है। कह रहा सर अब क्या है ये देखो, कह रहा सर क्या होता है ना कि अब जैसे दिल्ली की बात करो, क्या दिल्ली में जो पुलिस है क्या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है? यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है? नहीं नहीं। कह रहे सर देखो ऐसे ही ना, जो स्टेट है, जो आपकी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी जो चीजें हैं, उसके जो फंक्शंस हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है उसके पास सिर्फ कुछ ही काम रह गए हैं, कि नहीं यार हमारे को सीधा, पहले क्या होता था ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके पास इतना ही काम होता था कि भाई जो स्टेट के अंदर जो बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, जो खतरा होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको मेंटेन करके रखो। ठीक है, कह रहा बट सर ये बेसिक फंक्शन तो है ही, ये बेसिक फंक्शन तो है ही, बट इसके अलावा स्टेट को और ज्यादा उनकी जो पोजिशनिंग है उसको और ज्यादा चेंज किया गया। कह रहा ओके। कह रहा आज की जो स्टेट है दैट इज अ वेलफेयर स्टेट। मैंने कहा वेलफेयर स्टेट आपने क्यों कहा है इसको? कह रहा सिर्फ देखो, अब वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ स्टेट नहीं है, वो स्टेट होने के साथ साथ क्या करती है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल जो है उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा भाई पैसा कहाँ है, फटाक से हर कोई बता देगा सबसे ज्यादा पैसा दिल्ली में है, मुंबई में है, आईटी में जाना है तो बैंगलोर है। कैसे? कैसे? बिकॉज दो स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने बेटा जोर लगाया है टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। ठीक है। आ रही है बात समझ? ओके। कह रहे सर देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप के चेंजेस हैं, बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिलती हैं इन फील्ड ऑफ हेल्थ कहो, एजुकेशन कहो, पॉल्यूशन कहो, इनइक्वालिटी कहो, इन सारे सोशल चैलेंजेस के फील्ड में काम करके डेवलपमेंट करना ये भी एक स्टेट का काम है। कह रहा ओके। कह रहा पहले तो सिर्फ इतना ही होता था कि ठीक है भाई तुम अपनी सिक्योरिटी देख लो इतना बहुत है। कहता बट आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें सर चेंज हो चुकी हैं। कह रहा बट एक बात बताओ सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्यों है? मैंने कहा यार मैंने बताया तो तुम्हारे को, सबसे पहली बात आज की जो स्टेट है उसके तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री, स्टेट का मतलब है कंट्री। ठीक है, एक कंट्री के अंदर दुनिया जहान की मिनिस्ट्रीज हैं, आपने देखा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन रिसोर्स, दुनिया जहान की मिनिस्ट्री हैं। ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री हमने सुनी भी नहीं है। कह रहा सर देखो हमारे को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन टास्क है लॉ बनाना।
कह रहा है एग्जीक्यूटिव का मेन काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, वो चेक करेगा कि लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। कह रहा है और जो जुडिशरी है उसका मेन काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल करना किसका काम है, जुडिशरी का। ठीक है, आई बात समझ। कह रहे सर हमने प्रॉपरली हर एक तरीके से डिमार्केशन कर दिया है, यानी कि प्रॉपर पैरामीटर्स प्रॉपर चेंजेस हमने यहाँ पे बना लिए हैं। बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, स्टेट का मतलब है यहाँ पर कंट्री, याद रखना, प्लीज मिक्स मत करना। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं स्टेट लिखते हैं, दैट मीन्स कंट्री। ठीक है, आगे चलें। कह रहा ठीक है, कह रहा सर देखो डिमार्केशन तो हमने कर दिया, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, तो पहले तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हैं यार, हमने उसी से चला दिया सारा कुछ। कहता बट अब धीरे धीरे हमने क्या देखा कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन हमारे को चाहिए भाई। बहुत सारे तो ऐसे हैं हमारे को अब टेक्निकल नेचर का लॉ भी चाहिए। मैंने कहा टेक्निकल नेचर का कैसे, कह रहे सर पहले जमाने में होता था कैश का लेन देन, अब हो रहा है सारा कुछ गूगल पे से। सर अमेजोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, न जाने क्या क्या चल रहा है सर अब। कह रहा हाँ, कह रहे तो सर इसीलिए अब हमारे को टेक्निकल लॉ की भी जरूरत है, रिजिड होने की भी जरूरत है। ठीक है, कह रहे तो सर इसीलिए पहले जो सारा सिस्टम था वो ठीक है सिंपल तरीके से चल रहा था, बट आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे गैप्स हैं एक लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो हमारे को फुल करने हैं। कह रहा कैसे, कह रहा सर देखो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि पढ़ाया किसी और ने, बनाया किसी और ने, लिखवाया किसी और ने, और मुझसे मतलब समझने आ गए हो यार। मतलब आप कहना चाहते हो कि सर मैं पढ़ा तो कहीं और से हूं, पढ़ा मैं कहीं और से हूं, बट सर मतलब आप समझा दो, मेरे को क्या पता उसने क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया, है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। आपने, आपको पढ़ा किसी और ने दिया, आप समझ रहे हैं मेरे पास क्या है, बट सर फिर भी समझा देते हैं, सर का दिल बहुत बड़ा, सर फिर भी समझा देते हैं। कह रहे सर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कह रहे सर देखो अगर मैं आपसे बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन के एम्बिट के अंदर क्या क्या आता है। द एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला क्या है, इट मेक्स पॉलिसीज, दुनिया जहान की पॉलिसीज बनाते हैं। कह रहे लॉ को बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं और एडजुडिकेट करते हैं अगर किसी ने गड़बड़ कर दी तो। कह रहे और साथ ही साथ अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को भी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत बार रूल बना देते हैं, बाय लॉ बना देते हैं, ऑर्डर्स बना देते हैं ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर के वो होते हैं जो सब पे अप्लाई हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यार अब फिर से ये बीच में अट जाता। कह रहे सर देखो, कह रहे अब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, इधर से आबादी बढ़ती जा रही थी, इधर से एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि देखो पहले अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर 50 बंदों को कंट्रोल करना है तो इजी है, 50 करोड़ को कंट्रोल करना है तो सर मुश्किल है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे उतने बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। ठीक है, ओके। कह रहे सर आज के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो हर एक बंदे की जिंदगी में है, राइट्स और लिबर्टीज के तरीके से। मैंने कहा कैसे, कह रहे आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बहुत सारे टाइप के राइट्स दिए हैं। कह रहा हाँ, कह रहा वो भी है। कह रहे सर देखो एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा पावर्स देने का, चीजों को अच्छा चलाने का एक ही पर्पस है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको एक बेटर जिंदगी मिले, एक बेटर कंसिस्टेंसी, बेटर एफिशिएंट तरीके की जिंदगी मिले, और किसी भी तरीके से जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी राइट्स को वायलेट ना करें। ठीक है, कह रहे सर ध्यान रहे थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है यार ऑल द टाइम एक बंदे के राइट्स के बीच में, ठीक है, और गवर्नमेंट कंट्रोल के बीच में। आपके पास डेफिनेटली राइट है। देखो आपने देखा होगा यार जब हमारे देश में सीएए को लेकर दंगे हो रहे थे तो क्या होता है, एवरीबडी वाज यूजिंग देयर राइट्स, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका राइट है, आप किसी चीज से नाराज हो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। बट उसके बीच में पब्लिक प्रॉपर्टी को जला देते थे वो, होता था ना। इंडिविजुअल लिबर्टी क्या कर रही थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रही थी, और उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल बीच में आ गया था। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरेस्ट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट दोनों मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट आ रहा था, वो कहता ना ना मार देंगे मार देंगे। एक से पूछा सीएए क्या है, वो पता क्या कहता था, कहता है बस सीए के अंदर एक पेपर जुड़ गया। मैं कहा या तो तू जहर खा ले या मैं खा लूं थोड़ा सा और बस। मतलब सीएए क्या है, कह रहा है सीए बहुत अच्छा कोर्स है, ऐसे कुछ बोलने लग गया। कह रहा सीए क्या, कहता है एक आधा पेपर और बढ़ गया होगा बस। कह रहा वाह क्या पागल आदमी।
कह रहे सर खैर एनीवेज, तो अब क्या होता है, वो लोग जला रहे थे, उनके पास अपना प्राइवेट इंटरेस्ट था, इधर से गवर्नमेंट के पास क्या था, अपना इंटरेस्ट था। गवर्नमेंट कहती है भाई हमारी संपत्ति जला रहा है, गवर्नमेंट ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में इसके ऊपर एक्शन ले लो, बस हो गया। अच्छा, कह रहा सर ये गवर्नमेंट ने एक्शन कैसे ले ली, क्योंकि पुलिस को ये पावर दी गई है। पुलिस क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, जो जिसको हमने क्या किया है, बहुत सारी पावर्स दी है कि भैया वो पावर्स तुम यूज कर सकते हो, बट ध्यान रहे सिर्फ वारंटेड पर्पस के लिए ही यूज करना, अनवारंटेड पर्पस के लिए यूज मत करना। कि ठीक है तुमने देख लिया भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तो कब्जा कर लूंगा इसके यहाँ पे, मैं तो छोड़ूंगा भी नहीं जगह इसकी, मैं डीजीपी लगाऊं तुम्हारे इलाके का, ठीक है, ठीक है। कह रहे सर अब ये क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट फंक्शंस जितने भी हैं, ये आर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि जितने भी गवर्नमेंट फंक्शंस हैं सारे के सारे एज पर लॉ, एज पर लीगल प्रिंसिपल्स हो, एज पर जस्टिस होने चाहिए। कह रहे ओके ठीक है, ठीक है। कह रहे सर देखो एक और चीज, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसको लगता है कि यार वो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन से नाराज है, ठीक है, उसका रिड्रेसल भी किया जाता है, उसको आई मीन आप कह सकते हो उसके लिए राहत भी प्रदान की जाती है, रिलीफ भी दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कह रहा सर अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो कौन एक्सरसाइज करता है, मैंने कहा ऑफिशियल पीपल, जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, मिलियंस ऑफ पीपल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपने एक सरकारी आदमी को कुछ पावर्स दे दी, आपने कहा चलो ठीक है आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो क्या करता है, जो सारी जो सीवेज है उनका ध्यान रखता है, पीने के पानी का ध्यान रखता है, उन्होंने भाई पीने के पानी का रेट बढ़ा दिया, तो बैंगर बढ़ता चढ़ता रहे, हमारे को क्या, दिल्ली में तो फ्री है, दिल्ली में तो फ्री है। कह रहे सर अब, सर आपका पानी का बिल आता है, हाँ आओ कल से यही सब बताऊंगा, पानी का बिल कितना आता है सर का, बिजली का बिल कितना आता है, फालतू की बात है तुम्हारी क्लास के अंदर। कह रहे सर अगर आप किसी भी एक्शन से नाराज हो एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप डेफिनेटली उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर कैसे कर सकते हैं यार, लोगों ने करा तो था सीए की बारी, देखा नहीं यार, एक ओम्बड्समैन होता है, अगर आप एक कंसर्न डिपार्टमेंट की बात करो तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ओम्बड्समैन होता है, विच इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, जिसको अपॉइंट किया गया है जस्ट टू इंश्योर कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि हाँ यार सब ठीक है। अगर गवर्नमेंट के किसी भी काम को लेकर कोई शिकायत करनी है तो दैट इज आई मीन दैट एप्लीकेशन इज फॉरवर्डेड टू ओम्बड्समैन। ओके, मतलब सर आप कहना चाह रहे हो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को सही से डील कर लिया तो आप कह रहे हो काम बहुत शानदार हो जाएगा, नहीं मैंने ऐसा कब कहा, ना 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 ना, बहुत कुछ है करने के लिए। बेटा जैसे ये भारत देश है ना, भारत देश में जितनी भाषाएं, जितने टाइप के लोग, जितने आई मीन टाइप के कल्चर्स हमारे यहाँ पे है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें, बहुत मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि हर किसी का एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है किसी का, हर किसी का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, स्टेट वाइज बहुत सारे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है ना। चलो अब आगे चलते हैं, कह रहा सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया कहां से, सोर्स क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। मैंने कहा सबसे पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारा प्राइमरी सोर्स है। आर्टिकल नंबर 73 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कह रहा सर देखो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कह रहे सर अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के अंदर उन्होंने क्या कहा कि सर पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ। ओके, कह रहा है और सिमिलर पावर हमने किसको दी हुई है, स्टेट को भी दी हुई है टू मेक लॉस। अच्छा, कह रहा है सर देखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो है, बट वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। सेंटर को बोला कि भाई तुम लोग भी लॉ बना सकते हो, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट दोनों बना सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ। कह रहे तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ने आप किसी की भी बात करो दोनों जगहों को बराबर बराबर पावर दी हुई है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाने के लिए बिल्कुल। कह रहा सर दूसरा आता है एक्ट और स्टैट्यूट्स। कह रहा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं या स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, दोनों पास करते हैं। किन चीजों के लिए, वो हो सकता है टैक्स कलेक्शन के लिए हो सकता है, आप देखते हो हर एक जगह पर हर एक स्टेट के अंदर पेट्रोल का प्राइस अलग है, दिल्ली में सस्ता है, हरियाणा में जाऊंगा महंगा है, यूपी में जाऊंगा महंगा है, दिल्ली में सस्ता है। तो सर जब जाते हैं तो ऑलरेडी टंकी फुल करा के चले जाते हैं, है ना। अगर टंकी फुल करा भी ली सर आपने, कितने पैसे बचा लिए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, क्या बात कर रहे हो बेटा, कम से कम मेरे हिसाब से 2 लीटर फ्री हो जाता है सर, हाँ हाँ
2 लीटर फ्री हो जाता, 2 लीटर पता नहीं 1.5 लीटर तो हो ही जाता होगा। तो मेरे को यार पेट्रोल ही डलवाना है, यहाँ से वहां से मैं फुल करा के चलो यहीं से। अरे वाह सर, आपका नाम आएगा सर अखबार में, 100 रुपये बचाया। बेइज्जती कर रहे हो टीचर, बेइज्जती, इंसल्ट। बेटा नंबर कट जाते हैं ऐसे पेपर, ऐसे मजाक नहीं उड़ाता टीचर। कह रहे सर देखो बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पास करती है फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, शांति के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए। कह रहा दिल्ली में पानी फ्री है, तुम्हारे यहाँ है? बताओ है? बिजली फ्री है दिल्ली में, तुम्हारे यहाँ है? बोलो है? नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। तो बताओ यहाँ की गवर्नमेंट ने अलग ही फंडे बना रखे हैं भाई साहब, अलग ही अपने लॉजिक बना रखे हैं। ठीक है, ठीक है। कह रहा सर एक्ट क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना, आप कभी भी एक्ट बनाते हो तो एक आधी बॉडी बनाते हो बीच में। बॉडी बनाते हैं मतलब एक ऑर्गन बनाते हैं, एक आप कह सकते हो एक क्या कहते हैं यार इसको, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंपटीशन एक्ट ने बनाया, एनसीएलटी है वो कंपनीज एक्ट ने बनाया। आप एक एसोसिएशन पर्टिकुलरली एक बना देते हो जहां पर आप क्या करते हो, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डाल देते हो। ठीक है, उनकी पावर को क्या करते हो, लिमिट कर देते हो, लिमिट देयर पावर। कह रहा ओके। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। कह रहा ठीक है, ओके। कह रहा सर अब सबसे पहली बात जो यहाँ पे देखने वाले को मिलती है कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। बहुत बार ऑर्डिनेंस इशू होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, आप देखते हो नोटिफिकेशन आया है, सर्कुलर आया है, तो ये क्या होती है ये सारी चीजें। ये तो अब देखो क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हमारे को करनी होती हैं, वो जब हमने एक्ट बनाया तो हमारे को नहीं दिखी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपने बनाया था, आज तक चल रहा है। दुनिया जहान के चेंजेस आए, आप क्या कर रहे हो, बार बार कभी नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी कोई सर्कुलर आ जाता है कि आज के बाद ऐसा करना है, आज के बाद ऐसा करना है। कह तो वो सब क्यों है, कह रहे सर बिकॉज ऑफ सर्टेन अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स। ठीक है, जब भी आपका कंसर्न जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है और आप लॉ नहीं बना सकते, तो आप ऑर्डिनेंसेस के मीडियम से ये काम कर देते हैं। आपने देख लिया लॉ बनाने के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों चाहिए, बट वो दोनों सेशन में ही नहीं है। अब क्या किया जाए, इलेक्शन का टाइम है, या आपको पता है 4 सेशन चलते हैं? नहीं है, मैं को नहीं पता कुछ भी यार। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं पता। कह रहा है सर अब क्या होता है कि इस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हो। कह रहा है और दूसरा आता है, लास्ट आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कि दो चीजों के बीच में कहीं भी डिस्प्यूट आ जाता है, तो अब क्या होता है, कोर्ट फैसला सुनाती है। कह रहा हाँ, कह रहा वो जो कोर्ट फैसला सुनाएगी उस वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक सोर्स है। ठीक है, अच्छा। कह रहा जुडिशरी इज द फाइनल आर्बिट्रल इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट और बिटवीन द सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपका डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का साथ, सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कह रहा कोई बात नहीं सर, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट इज टोटली इंडिपेंडेंट, कोर्ट बिल्कुल सही फटकार लगाएगा। अच्छा। कह रहा सर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर। ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इट। ये मेन पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आई बात समझ? ओके सर, ओके। कह रहा सर थोड़ा सा और आपको आगे लेके चलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। सर अभी तक आपने इतना कुछ पढ़ा दिया, आएगा क्या सबसे इंपॉर्टेंट, छोड़ो बाकी का। एक क्वेश्चन बना है अभी तक, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सर ये बाकी का, बाकी सब ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हारे को, ज्ञान। ठीक है, कह रहे सर चलो एक काम करो, ज्ञान तो दो, अब आप हटो यहाँ से, पढ़ने दो हमारे को, ये लो पढ़ो। सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है, मतलब फ्रीडम। डिस्क्रिशन का मतलब होता है फ्रीडम, जिसमें आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहे सर इट्स ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, ताकि अगर कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, उनके पास दुनिया जहान के ऑप्शंस होते हैं। कह रहे सर वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ रीजन एंड जस्टिस टू चूज फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, बट अपने रूल्स के अंडर ही काम करना होता है। ये ऐसा नहीं करना है, किसी की पर्सनल विम पे काम नहीं करना है कि हाँ यार चलो ठीक है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये उसका दोस्त है तो उसको दे ना, नो। ठीक है, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ लीगल और रेगुलर होना चाहिए जब भी आप कोई काम करो। अच्छा, ओके। कह रहे सर अगर आप ऑफिशियल्स को डिसाइड करने की पावर नहीं दोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हर एक बात के लिए मुझे गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, कह रहे सर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ठीक है।
कह रहे सर और अगर आप बात करोगे कि मैं हर चीज के लिए रूल बना दूं, कह रहा सर ये तो बहुत ही मुश्किल है कि हर एक पॉइंट के लिए रूल बना दिया जाए। कह रहे तो अब एक बात बताओ, आपके घर के अंदर भी तो कुछ ऐसा होता है ना, आपने देखा कि बहुत बार आप छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले लेते हो। कैसे ले लेते हो? क्योंकि वो आपके पास डिस्क्रिशन है। आपके पास क्या है? डिस्क्रिशन है। कह रहे तो सर इसीलिए हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लॉ नहीं बनाया जा सकता, हर एक चीज के लिए टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता, हर एक चीज के लिए रूल नहीं बनाया जा सकता। कह रहा बट सर इट इज वेल सेड कि डिस्क्रिशन इज प्रोन टू एब्यूज। अगर आपने किसी को पावर दे दी और उसको बोल दिया कि यार तू अपने हिसाब से कर लियो, तो वो बंदा अब अपनी पावर का मिसयूज तो करेगा ही करेगा। कह रहा उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, ये जो पावर है अपनी मर्जी से कुछ काम करने की, कह रहा सर ये सही मैनर में एक्सरसाइज की गई है। ठीक है, आई बात समझ? ओके, ठीक है। कह रहे सर नॉलेज होना, एक्सपर्टीज होना, नो हाउ के बारे में पता होना और अलग चीजें हैं सर, बट अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स के अंदर से बिल्कुल सही चीज को सिलेक्ट कर लेना, ये फ्रीडम अगर आपने किसी को दिया है तो सर ये बहुत ध्यान से रखना पड़ता है सर, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। उस बंदे ने हो सकता है कोई चीज खराब भी हो, बट फिर भी वो सिलेक्ट कर लेगा। क्यों सिलेक्ट कर लेगा? क्योंकि सर सामने वाला मेरा रिश्तेदार लगता है। अब आप क्या करेंगे सर? अगर उसने बोल दिया मेरा रिश्तेदार लगता है, आप क्या करेंगे? किसको समझाएंगे? ठीक है, बात समझ में आई? चने आगे बोलो। कह रहे सर अब एक बात बताओ, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, आप कह रहे हो फ्री है, बट क्या उसके ऊपर किसी तरीके का कोई जुडिशियल कंट्रोल है? बिल्कुल, बिल्कुल। कह रहे सर देखो, कंट्री के पास डेफिनेटली रूल तो होता है, ठीक है, बट गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या करती हैं, किसी को कोई पावर तो दे दी बट उसकी पावर को चेक ही नहीं करते कि वो सही से कर रहा है या नहीं। कह रहे गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म ही नहीं है। कह रहे सर देखो, हमारे यहाँ तो वैसे भी पैटर्न बहुत अलग है यार, तो ये टॉपिक अगर इतना सही है तो बात करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके है। तो कह रहे सर जुडिशियल कंट्रोल हमारे यहाँ पर जब भी किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर हमारा कंट्रोल है। सिर्फ जुडिशियल कंट्रोल ही नहीं, बाकी तरीके से भी है, क्योंकि हर एक बंदा जिसके पास भी कोई भी पावर है उसकी डेफिनेटली एक रिपोर्टिंग होती है। वो अपना काम करने के बाद बहुत बार तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कंपनीज एक्ट में जाके पढ़ेंगे कि जो नाम है वो पहले आरओसी के पास फ्री की पावर होती थी, उससे कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने ये नाम क्यों दिया क्यों नहीं दिया। अब वो सारी पावर सीआरसी के पास चली गई है, सीआरसी को उससे कोई भी पूछने वाला नहीं है कि आपने ये चीज इतने में क्यों दी। ठीक है, कह रहा तो सर अब जुडिशियल कंट्रोल हमारा है तो है कैसे? कह रहा सर हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो हमारा जुडिशियल कंट्रोल है कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी, और तीसरा ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। कह रहा ओके ठीक है, चलो फिर बताओ। मैंने कहा लो सुनो। कह रहा सर देखो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा आई मीन सुप्रीम है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। ठीक है, और कोई भी ऑर्गन अगर बनता है, या जैसे आपका जीएसटी आया, दैट वाज आल्सो एन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक एक्ट आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है, हर एक एक्ट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। कह रहे डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जुडिशियल रिव्यू के लिए कहा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, बट जब भी हम कोई भी एक्ट बनाते हैं, ईच एंड एवरी act passed by legislature is required to be in conformity with these requirements of the constitution। ठीक है, आई बात समझ? कह रहा सर अब ये चेक कौन करेगा? इसके लिए हमारे पास होता है जुडिशियल रिव्यू। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। कह रहे सर पार्लियामेंट ने आपके उठाकर एक लॉ बना दिया। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर है, इसने एक लॉ बना दिया। अब मैं ये आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये जो इसने लॉ बनाया, दैट नीड्स टू बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा सर इसको चेक कौन करेगा? कह रहा है इसको जुडिशरी आएगा, इसको चेक करेगा। जुडिशरी क्या करता है? इसको रिव्यू करता है और चेक करता है कि क्या ये लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है या नहीं। ठीक है, आई बात समझ? अगर सर वायलेशन निकल जाती है तो सीधा सीधा जुडिशरी इस लॉ, उसके बनाए हुए लॉ को कह देगा कि यार तुम्हारा लॉ ठीक नहीं है, और उसको वॉइड करार कर दिया जाएगा, मतलब विदाउट हैविंग एनी लीगल इफेक्ट, without having any legal effect. If it is found in violation of the constitutional laws, provisions in the code, then it has to declare it unconstitutional and therefore void.
आई बात समझ? ओके, ठीक है सर, ठीक है। कह रहा सर अब जो जुडिशियल रिव्यू की बात आप कर रहे हो, कह रहा सर ये सबसे बड़ा चेक होता है। The biggest check over the administrative action is power of judicial review. ये पावर है किसके पास? ये पावर है कोर्ट्स के पास। इट इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अगर वो चाहे तो डिक्लेयर कर देंगे एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो भी आपने एक्ट बनाया है सर, उसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा बोल दूंगा कि ये क्या है, ये तो भैया नल एंड वॉइड है, सीधा इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो एकदम। कब? जब मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया गया। कह रहा सबसे बड़ी पावर, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे बड़ी पावर है ही ये जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जनरली पावर जाती है, हाईएस्ट कोर्ट की। अगर वो उसको लगा कि भाई ये एक्ट सही से नहीं बनाया इन्होंने, कह रहा था ना, अब उसको बाहर कर दिया जाएगा। सर ये आइडिया आया कहां से इनको? ये आइडिया भी हमारा अपना नहीं है यार, ये आइडिया हमारा अपना नहीं है, ये हमने ओरिजिनेट करके ले आया हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा 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 अच्छा, बट याद रखना, जो ये जुडिशियल रिव्यू है ना, इसको अपील मत समझना, ठीक है? अगर अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि सर उसने रिजेक्ट कर दिया तो काम खत्म। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस जुडिशियल रिव्यू से मतलब है कि सर अब आप इसको दोबारा से रिव्यू करो। ऐसा नहीं होगा कि वो लॉ खत्म हो गया, अब पार्लियामेंट दोबारा से उस लॉ को बनाएगी और दोबारा से लेकर आएगी। द जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एन अपील फ्रॉम द डिसीजन, बल्कि ये जो जुडिशियल रिव्यू जिसने भी ये कंडक्ट करा है, ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा इस कंसर्न पार्लियामेंट को बोल देगा कि हाँ भैया पार्लियामेंट, तूने ये जो लॉ बनाया है ना, इसको रिवाइज कर, ये सही नहीं बनाया तुम लोगों। ठीक है, आई बात समझ? सर ये सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाने तक नहीं है, लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर करने की भी है। अगर आप किसी लॉ को बना रहे हो, आप चेक भी तो करोगे कि सारा काम लॉ के हिसाब से हो रहा है या नहीं। कह रहा हाँ, कह रहा तो उसको एडमिनिस्टर करना भी हमारा काम है। कह रहा ओके 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 सर, ओके। कह रहा सर जो आपका जुडिशियल रिव्यू है ना, वो ये भी चेक करता रहता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो क्या बिल्कुल सही काम कर रहा है। कोर्ट ये भी चेक करता रहता है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, क्या वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर काम कर रही है या उसके एम्बिट के बाहर चली गई है। जितनी पावर दी गई है उतना काम कर रहे हो या उससे एक्स्ट्रा में आप चले गए हो। सर अगर एक्स्ट्रा में पता चल गया तो अच्छा, अगर एक्स्ट्रा में पता चल गया तो फिर से जैसे जब नहीं समझ में आता था कुछ, क्या लिखते थे, वॉइड, यहां भी क्या लिखना है, वॉइड। ठीक है, आई बात समझ? ओके सर, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। सर अब एक केस आया यहाँ पर, वो केस क्या था? केस का नाम था मनसुख लाल विठल दास चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात इन द ईयर 1997। ये केस आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर जब भी हम अपनी पावर, एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जब भी यूज करेंगे, तो दैट मीन्स इट डज सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। उसको अपील मानूंगा, बट मेयरली रिव्यूइंग द मैनर इन विच द डिसीजन वॉज मेड। आपको क्या कहा जाएगा कि सर ये डिसीजन को आप रिव्यू करो, और अगर 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 जो कोर्ट है वो उस एरिया में एक्सपर्टीज में लैक करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली रिव्यू एक्शन परमिट कर दिया जाएगा। कह रहा है सर वैसे तो देखो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि इसमें क्या गलत है, बट फिर भी अगर कोर्ट के पास ये वाली एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, फिर वो बिल्कुल पार्लियामेंट को पावर दे देगा कि ठीक है यार चल एक काम कर, तू ही रिव्यू कर ले, ये ठीक नहीं है, इसको लॉ के हिसाब से बना कर ले। ठीक है, कंसर्न सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला कंसर्न ये होगा कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है, क्या उसने अपनी पावर में काम किया है, कौन सा एरर हुआ है, एरर हुआ है या आई मीन क्या एरर ऑफ लॉ हुआ है, क्या आपने वायलेशन करी है, क्या आपने रूल्स वगैरह को ब्रीच करा है। तीसरी चीज, क्या आपने आई मीन रूल्स वगैरह या नेचुरल जस्टिस के लॉज को आपने ब्रीच किया है। कह रहे सर और एक और चीज, क्या आपने रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को गड़बड़ किया है, या आपने एरर ऑफ लॉ किया है, या तो फिर जहां पर आप पहुंचे हैं, जो आपका कंसर्न डिसीजन है, क्या उस पे रीजनेबल ट्रिब्यूनल पहुंच पाया है, क्या आपने अपनी पोजीशन को एब्यूज तो नहीं किया है। कह रहे ये सारी चीजें मैं आपकी चेक करूंगा। जुडिशियल रिव्यू से पहली बात तो डिस्क्रिशन की बात है, बट कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपकी ये दो चीजें चेक करूंगा। कह रहा सर एक बात बताओ, जुडिशियल रिव्यू कहां पर एक्सरसाइज होता है? जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले तो जब हम क्या करते हैं,
कोई डिस्क्रिशनरी पावर सामने वाले को देते हैं, और एट स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जब आपने किसी को पावर डेलीगेट करी, जब आपने किसी को पावर डेलीगेट करी तब चेक किया जाएगा क्या वो पावर डेलीगेट करना सही है या नहीं, कह रहा है। और नेक्स्ट इज उस पावर को एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड पावर, कि जो डेलीगेटेड पावर आपने उसको दी है क्या वो बंदा उस पावर को सही से यूज कर रहा है या नहीं। जैसे आपने, देखो छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं होते हो तो आप जो मेड होती है उसको चाबी देके चले जाते हो, क्या कर रहे हो आप, पावर डेलीगेट कर रहे हो कि भाई ठीक है आप हमारे घर पे कोई भी आएगा तो उसको संभाल लियो, ऐसा हो रहा है। आपने पावर डेलीगेट करी तो चेक करेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं, और दूसरा कि आपने जो पावर डेलीगेट करी है क्या सामने वाला बंदा उसको सही से चला भी रहा है या नहीं। आई बात समझ। मूविंग हेड सर, कह रहा सर अगली बात पे आते हैं। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा सर इन पॉइंट्स को सही से समझा दो ना। लो यार ये पॉइंट्स तो पूरे पूरे पन्ने के हैं हमारे पास। जुडिशियल रिव्यू एट स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है। कह रहा सर जहां भी मुझे लगेगा, ठीक है, जहां भी मुझे लगेगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को यूज करते हुए क्या करा है, आपने कुछ ऐसा कर दिया है, एनी लॉ कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपने क्या करा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यूज किया है, यानी कि आपने अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको डेलीगेट कर दिया है, ठीक है। ओके सर एक बार फिर से बताओ, फिर से बताओ। कह रहे सर देखो आपने कुछ पावर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, आपने उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को डेलीगेट कर दिया, यानी कि किसी और को दे दिया। कह रहा है कोई बात नहीं सर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चला लूंगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है मैं चला लूंगा सर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास जो पावर्स हैं वो किसी और को दे दो। कहता है बट सर प्लीज याद रखना, जो ये पावर्स आप दे रहे हो वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट कंट्रोल कर लेगा उस डेलीगेशन को। Delegation of discretionary powers to the administration by adjudication upon the constitutionality of law under which such powers are delegated with reference to the fundamental rights। तो क्या होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट आके कंट्रोल कर लेगा। कोर्ट विल एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन। अच्छा, तो मतलब सर फंडामेंटल राइट्स वाला नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा कर दिया तो सर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ये गड़बड़ हो जाएगी सीधा सीधा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आपने ऐसा किया तो कोर्ट सीधा वो डेलीगेशन ऑफ आई मीन डिस्क्रिशन का कंट्रोल अपने पास ले लेगा। अच्छा सर, ओके। कह रहा सर अब अगली बात पे आते हैं। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कह रहा दैट इज एज पर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा कहीं पर आपने कोई लॉ बनाया, ठीक है, कहीं पर आपने कोई लॉ बनाया, अब उस लॉ को आपने बना तो दिया बट उसके अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना उसमें कंफ्यूजन है। वेग माने कंफ्यूजन, वाइड डिस्क्रिशनरी पावर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ पावर आपने एक अथॉरिटी को दे दी है। कह रहा तो सर मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा अल्ट्रा वायरस। कह रहा सर दो बातों को ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स पे कर दिया तो अपने अंडर ले लूंगा, और दूसरी बात वायलेशन कर दी आपने, किसी को कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी तो अल्ट्रा वायरस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। कह रहे सर देखो आपने एक एक्ट बनाया, आपने उस एक्ट के अंदर किसी भी अथॉरिटी को कोई पावर दी ही नहीं, ठीक है। कह रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर भी कुछ पावर्स दे सकते हो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। जैसे आपको मैं बताऊं कंपनीज एक्ट के अंदर ये पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन की किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। वो सारे रूल्स सारी रेगुलेशंस को लेकर आती है, ठीक है। कह रहे कोई बात नहीं सर, मैं फिर भी आपको कहूंगा कि कोई बात नहीं, आप लिखना भूल गए कोई बात नहीं, आप लिख लो, आप चला, ठीक है। आई बात समझ। ओके ओके ओके। कह रहा सर फंडामेंटल राइट्स क्या, क्योंकि फंडामेंटल प्रोवाइड द बेसिस, दे आर अ काइंड ऑफ जो एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप की जुडिशरी को। ये आपने अगर बेसिक ही गायब कर दिया सर फंडामेंटल राइट का तब तो गए, वैसे ही न जाने कितने केसेस हैं फंडामेंटल राइट्स के आज के टाइम पे। ओके ठीक है। कह रहा सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन ऑफ एंड आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है जल्दी से बताओ।
कह रहा सर वो सिंपल सी बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब वो कानून के वहां जो आंखों पे ऐसे हाथ रख के, आंखों पे हाथ रख के नहीं, आंखों पे काली पट्टी बांध के बढ़ा रहा होता है ना, कह रहा सर ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है लॉ के अंदर सब बराबर है, चाहे कोई बंदा काला है, मोटा है, अमीर है, गरीब है, सब बराबर है सर। कह रहा ठीक है, ठीक है। कह रहे सर हम उसको सीधा कहते हैं भाई तू कानून के सामने आ गया, अब नाउ देयर विल बी फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपको बराबर मिलेगा, आप अमीर हैं, गरीब है, राजा के दरबार में सब बराबर हुआ करता था, ठीक है। कह रहे सर ओके, ठीक है, बट कह रहे सर अगर आपने इसको ही वायलेट कर दिया तो अब दिक्कत हो जाएगी ना, आपने अगर यहाँ पे वायलेशन कर दी, चलो मानते हैं राइट टू इक्वालिटी है, तो हर एक बंदे को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, अगर किसी के भी साथ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, नॉट ओनली अगेंस्ट ये वाले लॉज जो पास बाय लेजिस्लेचर है, बट अगर और भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, चाहे एग्जीक्यूटिव से चाहे किसी से भी, तो आप वहां पे प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कह रहा हाँ, हाँ बिल्कुल। कह रहा सर और देखो और बताता हूँ, अभी तो बहुत सारे 2-3 आर्टिकल्स के बारे में और बताऊंगा आपको कि कैसे वहां पे गड़बड़ हुई है। कह रहा सर बहुत सारे केसेस के अंदर तो हमने हमने ये भी देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पावर्स जो है ना वो वायलेट हुई है। कह रहे तो इसलिए आर्टिकल नंबर 14 में आपको मना कर दिया गया। कह रहा और कोर्ट ऑल द टाइम डिटरमाइन करता है क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी, कि क्या कोई भी स्टेच्यूट, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी पॉलिसी आपने बनाई है, अगर आपने बनाई है तो क्या वो वैलिड है या वो वैलिड नहीं है। एक केस आया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली इन द ईयर 1952। उन्होंने क्या कहा, कह रहे साहब देखो आपने एक्ट बनाया है, एक्ट ने एम्पावर किया है बिल्कुल गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट चाहे तो केसेस जो हैं उसके सामने फॉर ऑफेंसेस ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट्स, कहता है वो वायलेटेड है सर। कह रहे कैसे वायलेटेड है, कह रहा सर देखो आप बाकी लोगों को तो, बाकी केसेस को तो आप भेज रहे हो नॉर्मल कोर्ट में, यहाँ पे आप कह रहे हो इसके ऐसे वाले केस आ गए तो स्पेशल कोर्ट भेजूंगा। कह रहा सर आपकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपकी गवर्नमेंट कह रही है ये क्लास ऑफ ऑफेंसेस अगर आ गए तो मैं स्पेशल कोर्ट भेज दूंगा। कह रहा अच्छा, कह रहा क्यों आप स्पेशल कोर्ट क्यों भेजोगे सर, ये तो वायलेशन है, ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट आप जा रहे हो, आधे बंदे कोर्ट जा रहे हैं, आधे बंदे वहां जा रहे हैं, सारे बंदे कोर्ट जाने चाहिए ना। कहता नहीं नहीं नहीं, कोर्ट ने सीधा सीधा कहा दैट दिस एक्ट हेल्ड दैट एक्ट इनवैलिड, ठीक है। कह रहा सर देखो पहली बात तो कभी भी कोई हमने एक यार्ड स्टिक बनाई ही नहीं है, कोई जैसे जिसपे खड़े होके एक जगह होती है, आप खड़े होके चेक कर लेते हो कि हाँ मेरा वेट कितना है, मेरी हाइट कितनी है। कह रहा सर ऐसे ना ना, ऐसा तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है ना सर, जहां पे हम मेजर कर पाए या ग्रुपिंग कर पाए ऑफ ऑफेंसेस कि कौन सा ऑफेंस कितना खतरनाक है। ऐसे कोई नापने के लिए कोई मशीन तो नहीं बनाई है ना आपने, कि हाँ भाई यहाँ पे खड़ा हो जाओ फटाफटा, देखें तो ना जो जुर्म है वो कितना खतरनाक है। आपने बस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हुए ऐसा कर दिया। कह रहा है बट बिल्कुल बिल्कुल आपने जो सोचा बिल्कुल ठीक है, जब नेसेसिटी क्या है, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल। कह रहा है सर देखो इस काम के लिए बिल्कुल अलाउड है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो अनसर्टेन इनडेफिनेट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। कह रहा सर देखो क्या होता है ना, कोर्ट के अंदर आप कोर्ट केस करने जाते हो यार, कितने साल लग जाते हैं, न जाने कितने साल लग जाते हैं। कह रहा हाँ, कह रहा सर अब वो जो साल है, वो जो साल हैं, इतने सालों में क्या होगा सर, क्या नहीं होगा। तो इन्होंने कहा भाई सारे के सारे कोर्ट केसेस एक जगह पे मत डालो, 2,87,00,000 केसेस, 87,00,000 केसेस, ये तो सर ने 2018 में पढ़ा था। अरे बाप रे बाप सर, 2,87,00,000 था, पता नहीं 57 था, मुझे तो मोटा मोटा डिस्काउंट काट के 2.5 करोड़ भी पकड़ लो, 2.5 करोड़ केस कम होते हैं। 60,000 के आसपास केसेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और 505 जगह, 550 जगह पे आपके यहाँ पे जजेस ही नहीं, जिस भी बंदे के पास जाओ वो उठा के आगे अपील कर देता है, चलने दे कोर्ट केस, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, चलें आगे। ओके, ठीक है। कह रहे सर देखो यही काम अगर जल्दी हो जाए, देखो थोड़ा सा डेटा आपको और बताता हूँ, भारत देश में ऑन एन एवरेज अगर कोई केस है, ठीक है, तो उसके अंदर 10 साल तो लगने ही लगने हैं। जो एक आपका नॉर्मल एक डाइवोर्स केस होता है 5 साल तो उसके अंदर लग जाते हैं। कह रहे सर इतना इतना टाइम लग रहा है। कितनी बार डेटा आता है, एक औरत का रेप केस था, जब तक उसका नंबर आया घूमते फिरते तब तक उसको मरे हुए 7 साल हो चुके थे,
तब जाके उन बंदों ने, जिन बंदों ने ये काम किया था, मतलब ऐसा कुछ ऑफेंस किया था, काम नहीं ऑफेंस बोलना चाहिए मुझे, ये ऐसा जो गलत काम जिन लोगों ने किया था उनको जो जब सजा मिली तो औरत को मरे हुए 7 साल हो चुके थे। अरे बाप रे बाप। कह रहे सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की बात करते हैं, जब पावर दी आपने डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है सर? ये फ्रीडम देता है। फ्रीडम किस बात का? पता नहीं सर, ये इतना पता है बस फ्रीडम देता है। अच्छा अच्छा। ग्रांट्स फ्रीडम टू सिटीजन ऑफ इंडिया। बेटा बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर, कौन कौन सी थी जल्दी से मेरे को बताओ, कौन कौन सी थी? देखो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहो, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फियर। आप किसी भी तरीके से अपना ओपिनियन बता सकते हो कि सर मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये बुरा लग रहा है, चाहे किसी भी तरीके से बोल कर, लिख कर आप बैठ के सरकार को कोस सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दी है। कह रहा पूरी आपके पास राइट है सर, आप किसी भी तरीके से करो। आप प्रेस में जाके बोलो, मीडिया में जाके बोलो, इलेक्ट्रॉनिकली जगह जगह पे बोलो ये सरकार बेकार है, सरकार बहुत अच्छी है, आप बोल सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है। ठीक है। कहता बट सर, बट दे वर आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके लिए भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली आपके ऊपर लगाई गई। ठीक है। कह रहा अगर देखो रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं आर्टिकल नंबर 19 पर, दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। कह रहा उनका क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, क्या है जल्दी बोलो? फंडामेंटल राइट है। एग्जैक्टली। ठीक है। कह रहा सर देखो अब कह रहा सर देखो बहुत बार क्या होता है, हमने ना जब सीए वाले प्रोटेस्ट आए तो हमने क्या देखा, लोग ना असेंबल हो जाते थे बहुत सारी जगहों, बहुत सारी जगहों पे लोग इकट्ठे हो जाते थे। कह रहे सर बिल्कुल बिल्कुल आर्टिकल नंबर 19 आपके पास राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब बिना हथियार के। ठीक है, आपके पास राइट है सर, आप असेंबल हो जाओ, बट मैंने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि सर विदाउट आर्म्स इकट्ठे हो गए, बिना हथियार के। अगला था राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप आसाम में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। कह रहे गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर किसी ना किसी तरीके का अगर कुछ भी लगाने की कोशिश करती है, रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है, कह रहे तो सर अब रुक जाओ, जुडिशियल रिव्यू पे चेक करो। कह रहा अच्छा। कह रहा सर देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरली वैसे तो बहुत नंबर ऑफ लॉज बना दिए हैं टू एक्सटर्न अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक पीस एंड सेफ्टी। शांति बनाए रखने के लिए, सेफ्टी बनाए रखने के लिए, अगर कहीं पे कोई एक लोग, बड़े सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बट आपको लगता है कि नहीं यार ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं, कह रहे तो उसको नहीं पकड़ो, बाहर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक केस आया जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1950। 1950 में आया, ताजा ताजा बता दो। अच्छा, केस तो सॉल्व भी हो जाएगा। कह रहे सर इधर क्या हुआ था, यहाँ जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, उसने एम्पावर कर दिया था, वॉज एम्पावर्ड, उसको पावर मिली थी अंडर ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949। ठीक है। अगर वो चाहे तो किसी टू मेक एन ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट फ्रॉम एरिया, अगर उसको लगता है कि हाँ यार कोई ना कोई बंदा है जो किसी ना किसी तरीके से आपको जो आई मीन शांति बनाने के लिए, आई मीन शांति नहीं बनने दे रहा है, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ भड़काने का काम कर रहा है, किसी ना किसी के तरीके से कुछ गलत काम कर रहा है, कह रहा तो सर वो ऑर्डर दे देगा और उस बंदे को एरिया के बाहर निकलवा देगा। कह रहा ये पावर दी गई। ठीक है। अब कह रहा सर देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया ये लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। कह रहा सर देखो अब आपको जो भी आपने पावर दी है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है आपने, बट आपने डिस्क्रिशनरी पावर किन ग्राउंड्स पे दी है यहाँ पे, ये बताओ। कह रहा है कि सर, कह रहा है वो कुछ गड़बड़ करेगा तो, कहता नहीं नहीं नहीं। कह रहा सर देखो वहां पे क्लियरली आया कि ये जो पावर आपने दी है, ये जो लॉ है इन दैट इंस्टेंट केस वाज ऑफ टेम्परेरी नेचर, क्योंकि ये लॉ किसके लिए बनाया गया था, स्ट्रेट अवे ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट, ईस्ट पंजाब के लिए। ओके। कह रहा सर बट अगर 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 ईस्ट पंजाब की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बाकी का देश क्या, सिर्फ वहीं के डीएम, वहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दोगे, बाकी के देश का क्या होगा? कह रहे हाँ सर। तो किसने बोला कि ये जो पावर है ये डेफिनेटली आपकी कैसी है, टेम्परेरी इन नेचर है। कह रहा सर एक और केस आया,
सर कौन सा केस याद रखूं? जो आपको दोनों में से अच्छा लगे एक केस याद रखेगा। कह रहा है हरी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, 1956 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि सर एक एक्ट था आपका, उन्होंने उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया। सेक्शन नंबर 57 ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट, इन्होंने क्या किया, कहता है कि सर देखो इन्होंने सीधा सीधा पुलिस को ऑथोराइज कर दिया था। कह रहा सर ये एक्सटर्न क्या है? सबसे पहले एक्सटर्न का मतलब समझाओ। एक्सटर्न का मतलब है, ये एक्सटर्म नहीं है, इट्स एक्सटर्न। एक्सटर्न, ठीक है। एक्सटर्न का क्या मतलब है? देखो बेटा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं दिल्ली रहता हूं बट मैं जॉब करने के लिए गुड़गांव जाता था। तो मैं गुड़गांव में क्या कर रहा था, मैं गुड़गांव में क्या कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, बट मैं वहां पर रहता नहीं था। आई वॉज वर्किंग ओवर देयर बट मैं वहां पर रहता नहीं था। तो गुड़गांव कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लिए मैं क्या हो गया? एक्सटर्न। आई बात समझ? ओके, ठीक है। कह रहा सर अगर उनको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि ये एक्सटर्न जो भैया हमारे एरिया का नहीं है, इसने क्या किया है, इसने किसी ना किसी टाइप का कोई भी एक ऑफेंस करने की कोशिश करी है, लाइकली टू कमिट एनी एक्ट, और जिसके लिए हमने इसको पहले भी सजा सुना दी थी। जैसे एक बंदा क्या है, एक बंदे ने किसी न किसी को पहले मारा था, ठीक है, आपने एक बंदे को जम के पीटा, तो आपको सजा हो गई। अब सजा होने के बाद अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया, 7 साल की सजा आप काट के आ गए। 7 साल के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि उन लोगों को फिर से ऐसा लगा कि ये फिर से कोई क्राइम करने वाला है, कह रहा तो अब क्या होगा? पुलिस को मैंने पावर दे दी कि वो कन्वर्ट करके ले आए। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है। एक और केस पे लेके चलता हूं आगे, और मजा नहीं आया होगा तो। HR बंटीस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1979। कह रहा सर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधा सीधा आए ये बोला कि एक लाइसेंसिंग प्रोविजन सीधा सीधा इनवैलिड किया गया। कह रहा सर इसका, इन्होंने कहा कि ये जो आपने पावर दे दी है एग्जीक्यूटिव को, ये अनगाइडेड पावर है, अनकंट्रोल्ड पावर है, आपकी ये पावर ही ठीक नहीं है। कह रहा मतलब, कह रहा सर देखो क्या होता है ना कि जितने भी लोग, ये जैसे ऐड आती है टीवी पे कि ये वाला सोना ले लो, वो वाला सोना ले लो, है ना, ये तनिष्क की ज्वेलरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कह रहा सर एक एक्ट था गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968, जो क्या करता था, लाइसेंस देता था टू डीलर्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ओके, कह रहा सर अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर को हमने पावर दे दी कि ठीक है भैया, जो भी बंदा इस मैटर में लाइसेंस लेने के लिए आएगा, ठीक है, जो भी बंदा इस मैटर में लाइसेंस लेने के लिए आएगा उसको लाइसेंस तू देगा, टू ग्रांट और रिन्यू देयर लाइसेंसेस हैविंग रिगार्ड टू द मैटर्स इंटर आलिया। ठीक है, कहते बट ध्यान रखे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर देखो ये जो जितने भी मैटर्स आपने बताए हैं, ठीक है, आपने बोल दिया जितने भी नंबर्स और डीलर्स एग्जिस्टिंग इन द रीजन, रीजन कितना है ये तो डिफाइन करो। ये पावर तो सर मतलब बिना बात के तुमने विदाउट एनी रीजन दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सर ये जो पावर आपने दी है, ऑल दीज फैक्टर्स आर वेग एंड अनइंटेलिजिबल। कह रहा है कैसे? कहता है क्योंकि आपने रीजन वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया सर, द रीजन वर्ड इज नोवेयर डिफाइंड। ओके 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 सर, ओके, समझ गया, समझ गया सर, ठीक है, आई बात समझ। कह रहा है द एंटिसिपेटेड डिमांड वाज अ वेग वन। जो आप एंटिसिपेटेड डिमांड की बात कर रहे हो कि यार ये जितनी डिमांड आएगी, कह रहा है कितनी डिमांड आएगी तुम्हारे यहाँ का, क्या जो किसी को भी लाइसेंस दे दोगे, जितने बंदे आएंगे सबको लाइसेंस देते रहोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट कहां से रह गया? आई बात समझ। ओके, कह रहा सर आपको क्या करना होता है ना, आपको ऑल द टाइम थोड़ी सी गाइडलाइंस बनानी होती है, थोड़े से प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं इन डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ में। ठीक है, तो जो केस आपको आसान लगे, जो केस आपको अच्छा लगे, वो आप याद रख लेना।